सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सीए कुणाल मलिक। हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे कुछ एक मेजर और जनरल फाइनेंशियल रिस्क जो हर एक यंग प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा फेस करता है अपनी लाइफ में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनको इन चीज़ों से कोई भी सेफगार्ड देने की रिक्वायरमेंट अराइज नहीं होती है। उन लोगों के लिए भी इस वीडियो से पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ रेलिवेंट निकल कर ही आएगा। तो खास तौर पर ये पर्टिकुलर वीडियो सेशन यंग प्रोफेशनल्स के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बाकी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी इनमें से 100% मैं श्योर हूँ कि एक न या दो पॉइंट कम से कम रेलिवेंट निकल कर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि इस सेशन में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। आपको इन सब सेशन को पूरा कंक्लूड करने के बाद क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखिए, हम जो प्रोफेशनल्स हैं, खास तौर पे यंग प्रोफेशनल्स, कुछ अर्ली स्टेज पर कुछ मेजर्स लेने चाहिए हमारे को अपने कुछ फाइनेंशियल रिस्क को कवर करने के लिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फाइनेंशियल रिस्क कौन कौन से हैं, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, कोविड के दौरान हम लोग को जैसे पता लगा कि कुछ अनफॉर्चुनेटली यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी डेथ हुई है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को एक जो राइट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अवेलेबल होनी चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मेजर्स लेने की ज़रूरत है। जहाँ पर अगर किसी मेंबर की अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो उनके फैमिली मेंबर्स के पास में एक फाइनेंशियल टर्म्स में कोई ना कोई एक अमाउंट रिसीव हो उनको। तो यहाँ पर डेथ को कैसे फाइनेंशियल टर्म्स में हम लोगों ने इंश्योर करना है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर करेंगे हम लोग, मान के चलिए मेंबर की डेथ नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली बच गए हो, लेकिन फिर भी उस इवेंट के साथ में उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है जिसकी वजह से उनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ती है। अब फिजिकल डिसेबिलिटी टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। उसकी वजह से भी कुछ अर्निंग का डेफिनेटली लूज होगा। तो वो जो लॉस है उसको कैसे कंपनसेट कर सकते हैं हम लोग, सेफ गार्ड उसके लिए क्या अवेलेबल है, उसके बारे में भी हम लोग इसी सेशन में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर कोविड की लास्ट दो वेव्स में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हम लोगों ने सभी लोगों ने एक मेजर तौर पर जो मेडिकल के एक्सपेंडिचर को बियर किया। अब ये मेडिकल एक्सपेंडिचर एक तो था कि जो हम लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की वजह से बियर करने पड़ गए थे, और दूसरा था जो हॉस्पिटल्स के हैवी बिल्स थे। अब उसके लिए भी कुछ मेजर्स हमारे पास अवेलेबल है, उसकी भी बात हम लोग इसी सेशन में करेंगे हम लोग। साथ में कुछ जनरल बातें भी करनी है, क्यों आपको राइट स्टेज पर राइट एज पर अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को बिल्ड अप करना है। और कुछ लोन के अरेंजमेंट्स जो इंस्टीट्यूट ने इन सभी पॉलिसीज के साथ में कुछ लोन के अरेंजमेंट्स भी कर रखे हैं, यानी कि इन सभी रिस्क को कवर करने के लिए जो हमारे इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीआई ने जो सेफ गार्ड्स ले रखे हैं और उन्होंने जो भी टाइप्स कर रखे हैं उन सभी के बारे में भी हम इसी सेशन में बात करेंगे। तो आई होप इन सब टॉपिक्स में से एक ना एक टॉपिक तो आपके लिए डेफिनेटली रेलिवेंट होगा, और खास तौर पे यंग सीएस के लिए तो ये सभी टॉपिक्स रेलिवेंट निकल कर आएंगे ही। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इन पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बात किया, हालांकि मैं यहाँ आपको एक बात से अलर्ट कर देता हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें होंगी, इतनी ज़्यादा डेथ और डिसेबिलिटी और कैसी बात हो रही है। मैं यहाँ पर सिंपल सा चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि रिस्क के बारे में बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट है अपने आप को, तभी तो आप फाइनेंशियली हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इन सभी टॉपिक के बारे में राइट स्टेज पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते, पहले बात करते लाइफ को इंश्योर करने में। यहाँ लाइफ को इंश्योर करने से मतलब है फाइनेंशियली अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या क्या अरेंजमेंट ले रखे हैं और आप खुद अपने लेवल से क्या अरेंजमेंट ले सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है वो LIC, जो हमारा एक रिलायबल पार्टनर है, उसके साथ में इंस्टीट्यूट ने एक MOU बोल लीजिए या ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। यहाँ पर मेंबर अपने लिए 10 लाख की पॉलिसी अवेल कर सकते हैं और अपने स्पाउस के लिए 5 लाख की। अब 10 लाख और 5 लाख का क्या मतलब है, और कुछ लोगों को यहाँ पर या कुछ फ्रेंड्स को यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस का मीनिंग नहीं पता होगा, तो उसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस का बेसिक मीनिंग यही है कि आपकी लाइफ का एक प्योरली रिस्क कवर किया है कि अगर किसी मेंबर की अनफॉर्चुनेटली डेथ होती है या उनके स्पाउस की डेथ होती है तो उनको जो भी सम इंश्योर्ड था वो एक तरीके से उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके नॉमिनीज को रिसीव हो जाएगा। अगर फॉर्चुनेटली अगर डेथ नहीं होती है तो ये जो आपने प्रीमियम पे करा वो लैप्स हो जाएगा, कोई भी आपको रिटर्न रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितना सम इंश्योर करवा सकते हैं, मेंबर अपने लिए जो है बेसिकली वो 10 लाख का अमाउंट रिसीव कर सकते हैं बेसिकली, और अपने फैमिली मेंबर में स्पाउस के लिए बेसिकली वो जो है इस पर्टिकुलर केस में 5 लाख का जो है एक तरीके से इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब इसमें खास बात यहाँ पर यह इस टर्म इंश्योरेंस की कि ना तो कोई अंडरराइटिंग का प्रोसेस जाएगा यहाँ पर और ना ही यहाँ पे कोई मेडिकल टेस्ट होंगे। दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं।
अंडर राइटिंग का क्या मीनिंग है, मेडिकल का क्या मीनिंग है, दोनों इस चीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग। अंडर राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप कहीं पर इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं और उसमें देखते हैं, आपका रिस्क असेस करते हैं कि आपको हम लोगों ने जो पॉलिसी इशू करनी है उसके साथ हमारे पे कितना रिस्क आ रहा है, कि हमारे को कितना सर्टेनिटी है कि हम आपको क्लेम पे करना ही पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी पर्सन है जो स्मोक करता है या अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उस पर रिस्क ज्यादा होता है कंपनी का, तो कंपनी क्या करती है उस पर लोडिंग ऐड कर देती है। लोडिंग ऐड करने का मतलब ये कि अगर एक नॉर्मल पर्सन से 1000 का प्रीमियम चार्ज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पर्सन से 1500 1300 का प्रीमियम चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि उस पर रिस्क ज्यादा है। अब इसी के साथ में मेडिकल का क्या मीनिंग है, मेडिकल का मतलब यहाँ पर ये अराइज होता है कि अगर आपने इंस्टीट्यूट से थ्रू वो जो एलआईसी की पॉलिसी लेंगे तो यहाँ पर एलआईसी आपके किसी भी प्रकार के मेडिकल टेस्ट नहीं करेगा, यानी कि कोई भी आपको कोई अगर एग्जिस्टिंग बीमारी होने के चांसेस होते तो मेंबर को यहाँ पर वो मेडिकल टेस्ट के थ्रू प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी टाइप की। हाँ, आप इंडिपेंडेंटली पॉलिसी लेते हैं तो कुछ पर्टिकुलर केसेस में वहां पर मेडिकल टेस्ट वहां पर भी नहीं होते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम मेडिकल टेस्ट कंपनी करवाती है, चाहे वो टेलीमेडिकल हो या 1-to-1 फिजिकल बेसिस पर आपके सैंपल्स कलेक्ट करके आपके टेस्ट करे जाएं। अब इन टेस्ट के अंदर अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो एक एचआईवी का टेस्ट होता है, इसी में साथ में बात करूं तो मैं हार्ट के लिए ईसीजी करवाते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं और भी कुछ जनरल टेस्ट होते हैं वो लोग कंडक्ट करते हैं, और साथ में बीएमआई जैसे कुछ मेजर्स भी चेक करते हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट के थ्रू पॉलिसी लोगे तो फ्लैट आपको पॉलिसी इशू कर दी जाएगी, इन दोनों को आप बाईपास करके पॉलिसी इशू करवा सकते हो। और दूसरी खास बात यहाँ पर है कि प्रीमियम बहुत नॉमिनल है। नॉमिनल से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं सेल्फ की बात करूं, अगर मेंबर अपने लिए पॉलिसी लेता है और वो 10 लाख की पॉलिसी लेता है और 10 लाख की पॉलिसी और आपकी एज लगभग 25-26 साल के आसपास है, तो यहाँ पर प्रीमियम 700 रुपए के आसपास ही होता है, जो बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम है। अगर आपने कंपेयर करना है तो आप मार्केट में टर्म इंश्योरेंस का रेट देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये बहुत जनरल और नॉमिनल रेट है और एलआईसी जैसा रिलायबल पार्टनर है। तो क्या ये 10 लाख सफिशिएंट है? सफिशिएंट तो नहीं है, बट इसी के साथ एक कवरेज आपको और भी मिल जाएगा जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पर इसके बारे में मोर डिटेल्स के लिए मैंने यहाँ पर एक लिंक दे रखा है, आप इसको विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर इसके बारे में सारी स्कीम्स अवेलेबल हो जाएंगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये जो है इंस्टीट्यूट की तरफ से जो बेनिफिट फंड है, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसके बारे में पहले से सुना होगा। जब भी आप मेंबरशिप अप्लाई करते हैं या मेंबरशिप फी पे करते हैं तो वहां पर आपको इसका ऑप्शन नजर आता है। इस फंड का यहाँ पर मोटिव क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर किसी मेंबर के साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है या उनके फैमिली मेंबर के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है जिसकी वजह से जो मेंबर को सफर करना पड़ता है, खास तौर पर फाइनेंशियली तौर पर सफर करना पड़ता है, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट की तरफ से एक पॉलिसी है कि उस मेंबर को एक सर्टेन अमाउंट एज अ कंपनसेशन पे किया जाता है। अब ये अमाउंट दो टाइप से हो सकता है, या तो मंथली बेसिस पर हो सकता है या फिर एक लमसम एक्स ग्रेशिया अमाउंट हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि ये किस केसेस में पे किया जाएगा। एक केस हो सकता है कि मेंबर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है 55 ईयर से पहले और एक अननेचुरल डेथ थी, तो उस केस में एक्सीडेंटल डेथ जो हुई है उस केस में 55 एज से पहले वहां पर एक 1.5 लाख रुपए का यानी कि 1,50,000 रुपीज जो है फैमिली मेंबर्स को इंस्टीट्यूट पे करता है। इसके अलावा जो मंथली पेमेंट का क्वेश्चन अराइज होता है, कोई भी मेंबर के साथ मिस हैपनिंग होती है, मिस हैपनिंग एक वाइड टर्म है। मिस हैपनिंग में अगर मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारे सीएस एंड उनकी फैमिलीज ने जो है कोविड की वजह से बहुत ज्यादा ही फाइनेंशियली सफर किया है। तो इंस्टीट्यूट ने एक पॉलिसी अनाउंस करी थी कि जिन मेंबर को ऐसा सफर करना पड़ा है कि वो इस फंड से अपना एक फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या एक हेल्प के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूट एक फाइनेंशियल असिस्टेंट ग्रांट करेगा। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस 15,000 से 25,000 के बीच में हो सकती है, और हर 12 महीने के बाद इंस्टीट्यूट रिव्यू करेगा कि ये चीज पे करने की रिक्वायरमेंट अभी आगे है या नहीं है। इस फंड में जो आप मेंबरशिप कैसे क्लेम कर सकते हैं उसके बारे में ही बात करता हूँ। इसमें दो टाइप की मेंबरशिप है। एक मेंबरशिप तो है आपकी लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, यानी कि लाइफ टाइम का मतलब है कि आपने एक सिंगल टाइम पेमेंट करनी है 10,000 रुपए की और आपको लाइफ टाइम मेंबर बना दिया जाएगा इस फंड का। दूसरी जो है ऑर्डिनरी मेंबरशिप, इसके अंदर आपको हर साल अपना 1,000 रुपये पे करना होगा। आप चाहे तो अपना वॉल्यूंटरी इसमें ज्यादा अमाउंट भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी मेंबर हो इस फंड के या ना भी हो तो। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर किसी भी मेंबर को इससे अमाउंट क्लेम करना है तो क्या उसका इस फंड का मेंबर होना कंपलसरी है? जी नहीं। चाहे वो पर्सन मेंबर हो या ना हो, चाहे उसने डोनेट किया है या नहीं किया है, ये सभी के लिए ये हेल्प अवेलेबल रहेगी। और इसके बारे में अगर आपको मोर डिटेल्स जाननी है तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे इस पर सर्च करेंगे, आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं।
मैंने बोला था आपके साथ में डेथ का अमाउंट जो है वो 10 लाख सफिशिएंट नहीं है, तो एक अरेंजमेंट और भी है, वो है न्यू इंडिया की तरफ से इंस्टीट्यूट का एक एमओयू है, उसके बारे में हम लोग हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में भी बात करेंगे, तो दोनों को एक साथ ही कवर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड जो थी मेरी वो थी प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो भी हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग इकट्ठी बात कर लेते हैं। देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। पहले मैं डेथ की बात कर लेता हूँ। अगर किसी मेंबर की अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटल डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ का क्या मीनिंग है वो समझ लीजिए। एक्सीडेंटल डेथ बहुत एक वाइड टर्म है। एक्सीडेंटल का मतलब है कोई भी एक्सटर्नल मीन से उनको इंजरी हो रही है, एक्सटर्नल मीन से इंजरी हो रही है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो जाना, छत से गिर जाना, सीढ़ियों से गिर जाना, कोई भी एक्सटर्नल मीन से उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उस केस में जो डेथ हो रही है तभी ये क्लेम लॉन्च किया जा सकता है, प्रोवाइडेड वो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डिफाइन थी उनको मीट करती हैं, तो यहाँ पर डेथ क्लेम लॉन्च किया जा सकता है। अब अगेन सवाल उठता है कितने का डेथ क्लेम हम यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपकी मंथली इनकम पर। एग्जाम्पल के तौर पर किसी मेंबर की एक मंथली इनकम लेट से मॉडेस्ट साइड पर 40,000 रुपए है, तो मंथली इनकम 40,000 है, तो उसको आम तौर पर न्यू इंडिया 9,60,000 रुपए का एक डेथ क्लेम अवेल करवाता है, यानी कि लगभग जो देख सकते हो मल्टीपल निकाल के 24 टाइम्स आई थिंक फॉल करता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो आपको यहाँ पर एक मल्टीपल लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करी जाएगी। इसी के साथ में डेथ के साथ में यहाँ पर और भी प्रोडक्शन है, जैसे मैंने बोला था फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी का क्या मतलब है उसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी दो टाइप की हो सकती है, एक तो हो गई टेम्परेरी और एक हो गई परमानेंट। तो टेम्परेरी का तो आसान शब्दों में पहले से क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पर। टेम्परेरी का मतलब ये है कि डॉक्टर ने किसी भी ग्राउंड पे हमारे को बेड रेस्ट बोला है। एग्जांपल के तौर पर किसी भी मेंबर को लेट से प्लास्टर चढ़ा, तो प्लास्टर के केस में डॉक्टर ने बोला आपको 4 to 6 वीक का बेड रेस्ट लेना है, तो पर वीक ऑन अ वीकली बेसिस यहाँ पर अप टू 5,000 का अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। हर वीक आपको जब जो भी आपका पीरियड ऑफ रेस्ट था उसके लिए आपको हर वीक 5,000 पे ये कंपनी अप टू 5,000 पे कर सकती है। इसकी और भी कंडीशन है, 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम और सर्टेन वीक्स, वो आप चेक कर लेना। बट इस पॉलिसी के अंडर आप ये वीकली बेसिस पे जो अमाउंट क्लेम कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर को बियर करने में हेल्प करेगा। अब ये हो गई टेम्परेरी डिसेबलमेंट की बात, जो आपको एक इनकम लॉस के तौर पर हेल्प करता है। एक होता है आपका परमानेंट डिसेबिलिटी। परमानेंट डिसेबिलिटी की फर्दर दो कैटेगरी डिफाइन करी गई है, एक तो होता है टोटली डिसेबल्ड और एक होता है पार्शली डिसेबल्ड। टोटली डिसेबल का मतलब है कोई भी मेजर लिम्स का लॉस होना। मेजर लिम्स का यहाँ पर मतलब ये है हाथ पैर या दोनों आंखों की बात करी जा रही है यहाँ पर। अगर किसी भी मेंबर की अनफॉर्चुनेटली दोनों आंखों का, दोनों हाथ का या दोनों पैर का या इन दोनों में से किसी भी दो का कॉम्बिनेशन बनता है, एक हाथ और एक आंख या एक हाथ और एक पैर, इन सभी कॉम्बिनेशन के केस में 100% सम इंश्योर मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी एक लिम्ब का लॉस होता है या एक ऑर्गन का लॉस होता है तो वहां पर ये सम 50% पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका। और एक अलग से पार्शियल डिसेबलमेंट भी है। पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर किसी भी मेंबर के साथ में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उसकी फिंगर्स का लॉस हो गया, बोलने की पावर का, सुनने की पावर का लॉस हो रहा है, ये सारी पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में फॉल करती हैं। यहाँ पर पॉलिसी के अंदर आपको एक टेबल मिल जाएगी जहाँ पर डिफाइन किया गया कि कितना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। मैंने डेथ के बारे में सारे कवरेज बता दिए और साथ में फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में बता दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हाईलाइट कर दूं, इसका प्रीमियम इतना नॉमिनल है कि आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैंने अभी जैसे यहाँ 9,60,000 की बात करी, 9,60,000 पे ये आपको डेथ के क्लेम में मिल जाएगा। इसी के साथ फिजिकल डिसेबिलिटी और उन सब के लिए तकरीबन आप मैं अगर बात करूं 19 लाख रुपए का आप अलग से क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी इनकम 40,000 तक है। यानी कि टोटल आपका कवरेज लगभग 28 लाख रुपए तक आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेस देन 500 के प्रीमियम में क्लेम कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। टोटल कवरेज जो हो जाएगी आपकी 28 लाख तक हो जाएगी डिसेबिलिटी प्लस डेथ को मिलाकर, और प्रीमियम का आपका अमाउंट 500 रुपए से कम भी होगा। अगर आपने इंडिपेंडेंटली देखना है तो इसका प्रीमियम कम से कम ना हो 2,000 के आसपास फॉल करता है अगर आप इंडिपेंडेंटली इस पॉलिसी को क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रीमियम बहुत ही कंसेशनल है। बट सिर्फ आप एक डिस्काउंटेड प्रीमियम को मत देखना, अगर आपको स्कीम सूटेबल नहीं लगती है तो आप स्कीम को मत अवेल करना, आप अपना गो थ्रू कर लेना अपने ग्राउंड पर। अगर आपको लग रहा है इससे बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है तो इसको आप ये मत सोचना सस्ते रेट पर कवरेज ले लेता हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि देखिए
कोई भी कंपनी आपको पॉलिसी देगी ना, वो देखेगी आपने पहले कितनी पॉलिसी ले रखी है। अगर आपने मान के चलिए ये पॉलिसी नाम के लिए भी ले रखी थी, तो वो कंपनी तो देखेगी ना कि इस पर्सन को 28 लाख का कवर ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हम लोगों को इससे बचा हुआ कवर देना पड़ेगा। तो आप लोग अननेसेसरी पॉलिसी मत लेना अगर आपको ये सूट नहीं करती है तो। अगर सूट करती है, मेरी ओपिनियन में अच्छी पॉलिसी है। एक तो गवर्नमेंट कंपनी है, तो रिलायंस थोड़ा सा बढ़ जाता है आपका प्राइवेट कंपनी से कंपैरेटिवली, और थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस जो इनकी होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है इन कंपैरिजन टू दी प्राइवेट कंपनीज। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्राइवेट कंपनीज खराब है हर मामले में, बट कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी इन कंपनीज के साथ ज्यादा है। और आईसीआई की जो एलआईसी वाली मैंने पॉलिसी बताई, वहां पर तो आपका डेडिकेटेड जो पोर्टल है आईसीआई की तरफ से ही है, यानी कि क्लेम आप आईसीआई के थ्रू ही लॉन्च कर सकते हो वहां पर आप। चलिए आगे बात करते हैं। हमने 2 रिस्क की बात कर दी है और ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो भी आपके मेडिकल बिल्स, जैसे मैंने कोविड की बात करी थी, उनके अगेंस्ट में आप कैसे अपने आप को सेफ गार्ड या फिर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि आप में से मेजोरिटी ऑफ द पर्सन ने ऑलरेडी पॉलिसीज ले रखी होंगी मेडिक्लेम के नाम पर, बट आपको ये अप्रेस करना है कि क्या वो पॉलिसी आपके लिए सफिशिएंट है। अगर सफिशिएंट है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉलिसी आपके लिए रेलिवेंट हो सकती है। कुछ एक जनरल फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको बताने से पहले हाईलाइट कर दूं। आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे को अपनी कंपनी की तरफ से भी टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ पॉलिसी मिली हुई है, तो हमारे को ये सब लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये गलत है। मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ क्यों गलत है ये चीज। कंपनीज की तरफ से जो भी पॉलिसीज होती है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम, जिस दिन आप एग्जिट करोगे ना कंपनी को, वहीं से वो डिसकंटिन्यू लैप्स हो जाती हैं। आप ये मत सोचना कि कहीं ना कहीं वो 1 साल तक का प्रीमियम दे तब तक मिलता है। मेजोरिटी केसेस में डेट ऑफ एग्जिट पर ही वो लैप्स हो जाती है, तो आप ये कंफर्म कर लेना। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले से भी ज्यादा रेलिवेंट, जहां पर आप मेडिक्लेम की मैं बात करूं ना, जितनी पुरानी पॉलिसी होगी उतना ज्यादा एडवांटेजेस रहता है। क्यों भाई? उसका रीजन समझिए आप। अगर मैं बात करूं प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस की, जैसे कि अगर मैं बात करूं आमतौर पर हमारे पेरेंट्स को बीपी, शुगर या हार्ट जैसी प्रॉब्लम आमतौर पर मेजोरिटी पेरेंट्स को रहती है, या फिर एज के साथ साथ इसके ज्यादा वनरेबिलिटी बनी रहती है। तो जितनी पुरानी पॉलिसी होगी इनकी कवरेज उतनी ज्यादा कंसीडर होती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो एक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड होता है 48 मंथ्स तक जो लाई कर सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जितनी पुरानी पॉलिसी आप जल्दी से लेके रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए एडवांटेजेस हेल्पफुल रहेगा। अब आगे बात करते हैं इस पॉलिसी के बारे में, कौन कौन लोग इस पॉलिसी को अवेल कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि मेंबर भी अवेल कर सकते हैं और स्टूडेंट्स भी अवेल कर सकते हैं। तो आपकी फॉर्म के जो आर्टिकल्स हैं आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो। प्रीमियम का अमाउंट काफी डिस्काउंटेड है, तो आप इसको ले सकते हो और अपने आर्टिकल को भी सजेस्ट कर सकते हो। फैमिली में कौन कौन कवरेज होगा, खुद कवर कर सकते हो अपने आप को, स्पाउस को भी कवर कर सकते हो, डिपेंडेंट चिल्ड्रन को कवर कर सकते हो, पेरेंट्स को भी कवर कर सकते हो, इवन पेरेंट इन लॉ को भी कवर कर सकते हो, यानी कि सासू माँ और ससुर जी भी कवर हो जाएंगे इस पॉलिसी के अंडर में। तो कितने तक का अमाउंट अवेल कर सकते हैं, यानी कि सम इंश्योर कितना होगा, उसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर आपको फ्लोटर पॉलिसी मिलेगी। अभी फ्लोटर पॉलिसी क्या होती है? लेट से एक फैमिली के अंदर ए बी सी डी 4 मेंबर हैं और आपने 20 लाख की पॉलिसी दी। अब इनमें से कोई भी एक मेंबर बीमार होता है और हॉस्पिटलाइज होता है, तो वो इस पूरे 20 लाख को यूटिलाइज कर सकता है। और अगर मान के चलिए उसने सिर्फ और सिर्फ 4 लाख का यूटिलाइज किया, तो अब बचे हुए मेंबर या फिर यही मेंबर आगे आने वाले टाइम पर 16 लाख का अवेल कर सकता है, जब तक पॉलिसी दोबारा से रिन्यू नहीं होगी। तो ये होती है फ्लोटर, यानी कि एक व्यक्ति जितना अवेल करना चाहे 20 लाख पूरा भी कर सकता है, या फिर सभी लोग इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा भी अवेल कर सकते हैं। तो फ्लोट करती है पॉलिसी। यहाँ पर प्रीमियम जो होता है आपको हेल्पफुल फॉल कर सकता है, बट यहाँ पर प्रीमियम जो डिसाइड होता है वो सबसे हाईएस्ट एज जो मेंबर की होती है फैमिली मेंबर में, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं डाउन साइड होती है, तो आपको इस ग्राउंड पे भी डिसीजन मेक करना होता है। 20 लाख की पॉलिसी आप अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं, यानी कि फैमिली का जो मैं बताना चाह रहा हूँ, खुद के लिए, वाइफ या हस्बैंड ऐसा केस में भी, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए ले सकते हैं 20 लाख तक की। पेरेंट्स के लिए इंडिपेंडेंटली 10 लाख की पॉलिसी का यहाँ पर प्रावधान है, प्रोविजन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज आप माइंड में रखना, कई बार जो होते हैं बेसिकली यंग सीएस सोचते हैं कि पहले साल ना कम क्लेम ले लेते हैं पेरेंट्स के लिए, 5 लाख 2 लाख या कम का, से आई थिंक 5 लाख का ऑप्शन होता है शायद, तो वो कम ले लेते हैं। लेकिन पहले तो ये प्रोविजन था कि आपने एक बार जो प्रीमियम ले लिया, वही जो आपने क्लेम अमाउंट ले लिया वही फिक्स रहेगा आपका।
अगर मैंने पहले प्रीमियम बोला तो क्लेम का अमाउंट उसको रिप्लेस कर लेना, 5 लाख तक का ले लेते हैं, जिसको आने वाले टाइम पे रिप्लेस नहीं कर सकते, आप 10 लाख पे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर ये प्रोविजन अब चेंज हो गए तो आप एक बार चेक कर लेना, बट ये प्रोविजन पहले था, तो आप पहले बारे में ही कोशिश करना आप मैक्सिमम अमाउंट को क्लेम कर लो। और मेरे हिसाब से 20 लाख और 10 लाख अगर आप लेंगे तो प्रीमियम 30,000 से पार भी जा सकता है आपका। अब आप बोलेंगे तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 30 लाख की कवरेज है यहाँ पर। अगर आप बाकी कंपनी से, जैसे मैं नेशनल इंश्योरेंस की बात करूं, तो वहां पर 5 लाख की फ्लोटर पॉलिसी तकरीबन 29 से 30,000 रुपए की पड़ती है, जहां पर आपके फैमिली मेंबर्स भी बढ़ रहे हैं और साथ में यहाँ पर आपको 30 लाख तक की कवरेज मिल रही है इन कंपैरिजन टू दी 5 लाख। तो आप इस ग्राउंड पे भी कंपैरिजन करना है यहाँ पर, अगर आपको ये सूट करती है तो। अगर आप बोलते हैं कि हम लोगों को न्यू इंडिया से बेटर जो है प्राइवेट प्लेयर की सर्विस मिलती है, उनका क्लेम जल्दी सेटल होता है, तो इंस्टीट्यूट का टाई अप जो है आईसीआई लॉम्बार्ड के साथ में और यहाँ पर एचडीएफसी के साथ में भी इंस्टीट्यूट का टाई अप है, तो आप इसको अपना वेबसाइट पे जाकर विजिट कर लेना, जोन सी पॉलिसी आपको सूटेबल लगती है आप एक बार गो थ्रू कर लो। अगर इन तीनों में से कोई भी सूटेबल नहीं लगती है तो कोई और पॉलिसी आप मार्केट से ले लेना। मैं यहाँ पर सभी चीजों की बात कर रहा हूँ, इवन टर्म इंश्योरेंस सफिशिएंट नहीं लग रहा तो मार्केट से आप अर्ली स्टेज पे ले लेना। उसका रीजन ये है, अर्ली स्टेज पर बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं और कंपनीज इजीली दे देती है पॉलिसीज, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रीमियम अर्ली स्टेज पे फिक्स होता है वो लाइफ टाइम फिक्स रहते हैं। तीसरी बात, मेजोरिटी पर्सन एम्प्लॉयमेंट में होंगे उस टाइम पर, और जो भी पर्सन एम्प्लॉयड होता है ना इंडिया के अंदर, तो उसकी पूजा करी जाती है, उसको पॉलिसीज आसानी से इशू करते हैं, लोन आसानी से मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड आसानी से मिलते हैं, तो वहां पर आपकी इनकम स्टेबल होती है। तो आप उसी स्टेज पर पॉलिसी ले लेना, भले ही आप इन फ्यूचर में आपने अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चेंज करना हो या कोई भी चेंजेस करना हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के दौरान जितने बेनिफिट्स उठाने हैं वो क्लेम कर लेना आप लोग। ये गलती मत करना कि आप सोचो कि मैं जॉब छोड़ के सेल्फ एम्प्लॉयड बनूंगा और तब ये पॉलिसी लूंगा। वहां पर जो बेसिकली सिंपल सी बात है, सेल्फ एम्प्लॉयड वाला बंदा जो होता है ना या बंदी होती है, वो 4,90,000 की रिटर्न पड़ते हैं आमतौर पर, 5 लाख से नीचे लाकर। और बैंक के अंदर इंश्योरेंस कंपनी में भी हमारे जैसे समझदार ही लोग बैठे होंगे, वो भी बेवकूफ नहीं है, वो भी समझते हैं कि 490 कैसे आया बेसिकली। तो कहीं ना कहीं वो भी इसके हिसाब से डिस्कम्फर्ट फील करते हैं कि आपको पॉलिसी इशू करें या ना करें। दूसरी बात, मेजोरिटी कंपनीज होती है टर्म इंश्योरेंस के लिए कम से कम 5 लाख की इनकम डिमांड करते हैं। सैलरी के दौरान आपको फॉर्म 16 या फिर अपनी जो सैलरी की स्लिप है उसके बेसिस पर आप पॉलिसी को आसानी से अवेल कर सकते हो। वहां पर आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल या नेट डिस्पोजेबल इनकम कम देखी जाती है, क्योंकि आपका फॉर्म 16 उठा लेंगे या तो ग्रोस सैलरी उठा लेंगे वहां से, या आपकी सैलरी स्लिप उठा लेंगे, तो वहां पॉलिसी आसानी से इशू होने के चांसेस बन जाते हैं इन कंपैरिजन टू सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पर मार्केट में काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, अगर बात करूँ तो। आगे बात करते हैं, हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना करें, बट आपको कहीं ना कहीं मार्केट में ये चीज देखने को मिलेगी जरूर। सो हम लोग आगे बात करते हैं, फोर्थ जो पॉइंट है यहाँ पर, अभी तक मैंने 3 पॉइंट बताया आपको, डेथ के केस में कैसे आपने अपने आप को इम्यून करना है। दूसरी बात यहाँ पर मैंने बताई थी आपको फिजिकल डिसेबिलिटी से कैसे अपने लिए सेफ गार्ड के मेजर लेने हैं। तीसरी बात मैंने आपको बताई मेडिकल इंश्योरेंस के केस में, यानी कि आपने अपने आप को किस तरीके से मेडिकल बिल से बचाना है आप लोगों ने। आगे बात जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर वो है अपनी एक राइट एज पर क्रेडिट वर्दिनेस को बिल्ड करना। इसका क्या रेलिवेंस है, आपको ये पॉइंट थोड़ा सा अलग लग रहा होगा पहले 3 पॉइंट से। देखिए आपको यहाँ पर अगर मैं बात क्लैरिफाई करूँ तो मैं मोटा मोटी बात यहाँ पर जो करूँगा वो क्रेडिट कार्ड की बात करूँगा, अगली स्लाइड में मैं लोन की भी बात करूँगा। लेकिन आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट होंगे, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और आप आने वाली सैलरी को 1 महीना पहले में खर्च करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट कहीं ना कहीं वो जो स्पेंडिंग पावर पे रेसिस्टेंस है वो आपको ही एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। आप एक प्रोफेशनल है, आपसे ये चीजें एक्सपेक्टेड है। और इसका बेनिफिट क्या है क्रेडिट कार्ड का, वो मैं आपको काउंट करवा देता हूँ, डाउन साइड भी साथ में बात करूंगा, एक ही साइड के बारे में बात नहीं करूंगा। देखिए बेनिफिट सिंपल सी बात तो ये है यहाँ पर कि इंस्टीट्यूट का टाई अप है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में, जहां पर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अब लाइफ टाइम में अभी तक की पॉलिसी बैंक ऑफ बड़ौदा की यही रही है कि आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। कोई भी चार्ज का मतलब यहाँ पर एनुअल चार्जेस है, ये मत सोच लेना कि इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट तो डेफिनेटली कॉमन सेंस वाली बात है, चार्ज होगा यहाँ पर, बट यहाँ पर एनुअल चार्जेस कोई भी नहीं लगेंगे। लेकिन इन फ्यूचर अगर पॉलिसी रिवाइज होती है तो उसके बारे में हम कोई भी कभी कमिट नहीं कर सकते। बट आगे की मैं बात करूं, इसी कार्ड के साथ में आप अपने 3 प्लस एड ऑन कार्ड ले सकते हैं। अब ये एड ऑन कार्ड क्या है, प्राइमरी कार्ड के साथ 3 कार्ड लिंक कर सकते हो जो अपने फैमिली मेंबर को दे सकते हो। आप में से काफी सारे लोग अपने होम टाउन से दूसरी सिटीज में आके वर्क कर रहे होंगे, तो अपने फैमिली मेंबर्स के पास में ये कार्ड आप छोड़कर आ सकते हैं, ताकि कोई भी अगर मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी है तो उनके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, अगर वो आपको रीच आउट नहीं कर सकते हैं तो। ये भी कार्ड फ्री रहेंगे आपके।
साथ में इस कार्ड के साथ में 6 महीने की फ्री मेंबरशिप मिलती है टॉप जिम्स की, वो अगर आपने कंसीडर करना हो तो आप देख सकते हो। और कुछ एक जनरल मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह दूसरे इंश्योरेंस भी मिलते हैं, आपने देखना हो तो आप वो देख सकते हो। वो सेकेंडरी मैटर है, मेन मैटर है कि क्रेडिट कार्ड को यूज क्यों करना है, क्रेडिट वर्दिनेस बिल्ड करने की क्या बात हो रही थी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप अभी अपने ज़्यादा खर्चे यूपीआई से करते हैं या डेबिट कार्ड से करते हैं, उसकी जगह क्रेडिट कार्ड से यूज़ करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होता रहेगा, धीरे-धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव होता रहेगा। मैंने बोला था मैं नेगेटिव साइड की बात करूँगा, तो अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया या आपने यूटिलाइज़ेशन 30% से ज़्यादा की है, 30% से ज़्यादा का मतलब ये है कि अगर आपको 1 लाख की लिमिट मिली और आप हर महीने 50,000 का यूसेज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, तो ये 30% को एक्सीड कर रहा है आपका। तो यहाँ पर सिविल बल्कि इंप्रूव होने की जगह डेंट होगी आपकी सिविल, तो 30% के अंदर करना है। और पेमेंट जो है टाइम टू टाइम बिल्कुल हमेशा से टाइमली मैनर में करनी है, इवन 2-4 दिन पहले ही करना। और जितना भी ड्यू आता है, जैसे 29,000 रुपए का ड्यू आ रहा है, तो मेरे सजेशन में 29,100 पे करना, 29,200 पे करना, कम मत पे करना 1 रुपया भी। वो 1-1 रुपए का भी कई बार डिफॉल्ट रिपोर्ट होते हैं। तो ये मेरा जो सजेशन था क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करना, उसका रीज़न ये था यहाँ पर आपका कि आपको आने वाले टाइम पे, क्योंकि अगर यंग मेंबर्स की मैं बात करूँ तो वो 25-26 साल की उम्र में होंगे, 27 साल की उम्र में होंगे। आने वाले टाइम में या तो होम लोन लेना पड़ सकता है, या फिर घर को रेनोवेट करवाना पड़ सकता है, या फिर कार लोन लेना पड़ सकता है, या फिर कोई सिमिलर लोन। इवन आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है कि शादी के लिए भी बेसिकली लोग लोन लेके कर रहे हैं। तो अगर ये सब ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ, तो आपको यहाँ पर अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा, तो आपको बेटर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, कम रेट पर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल होने के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। सो एक वो बात आ गई। और दूसरी बात, अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो कवरेज अमाउंट भी लोन का थोड़ा बड़ा मिलने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी से, कौन से बैंकिंग पार्टनर से आप अप्लाई कर रहे हो, उनकी सबकी इंटरनल अपनी गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ बताना भूल गया, क्रेडिट कार्ड को यूज करने का एक फायदा ये भी हो सकता है कि अगर आपने मेडिक्लेम अभी पिछली वाली पॉलिसी में बात करी थी, तो वहां पर ना आमतौर पर कैशलेस होती है। कैशलेस का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी उनके नेटवर्क या पार्टनर हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो वहां पर आपको बेसिकली बिना किसी अमाउंट को प्री पेमेंट करे आप पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं। थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना पड़ता है, कुछ एक चीजें जो कवरेज नहीं होती है या फिर बेड चार्जेस की जिसकी एक कैपिंग होती है, वो सब चीजों को छोड़ के आपको बाकी कैशलेस हो ही जाता है काम। लेकिन किसी भी ग्राउंड पे मान के चलिए कि आपकी पॉलिसी वहां पर एक्सेप्ट नहीं होता है, वहां पर आपने नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाया, या फिर आपके पास कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था, तो वहां पर आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अपनी सेविंग्स को उड़ाओ वहां पर। सेविंग्स उड़ाने का मतलब है, अगर आप में से कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है ना आपको पे आउट इमीडिएटली ना मिले, वहां पर तो आपको इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। तो एक नेगेटिव साइड वहां पर ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर ये आ सकती है, अनफॉर्चुनेटली यंग मेंबर के पास उतना फंड ही नहीं है जितना फंड वहां पर हॉस्पिटल्स में। तो आप समझ ही रहे हो कि कम से कम 1 लाख का भी अगर मैं बिल मान के चलूँ, अगर अनफॉर्चुनेटली आता है, तो जरूरी नहीं है ना कि इतनी लिक्विडिटी इमीडिएटली बेसिस पर अवेलेबल हो हमारे हाथ में। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आपको हेल्प कर सकता है। बाकी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह के बारे में मैं कुछ नहीं बात कर रहा, वो सब सेकेंडरी मैटर है, उसके ग्राउंड पे मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा। जो मोटे बेनिफिट्स थे आपके लिए, मैंने उनकी बातें यहाँ पर आपके साथ कवर करी। अब मैं लास्ट पॉइंट पे बात करता हूँ, जो टर्म लोन फैसिलिटी जो इंस्टीट्यूट ने एमओयूज करे कुछ मेजर पार्टनर के साथ में। या मैंने सिर्फ पूना वाला फाइनेंस की बात करी है, हालांकि इंस्टीट्यूट का जो है एसबीआई के साथ में भी टाई अप है, तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर टर्म लोन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये टर्म लोन एक्चुअल में जो है ये पर्सनल लोन के नेचर में होगा, और ये दो कैटेगरी के लोगों के लिए ही है। या तो जो सीए होल टाइम प्रैक्टिस में है, या फिर वो होल टाइम सर्विस में है। मैंने बोला था ना, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, जो अदर देन दिस टू वर्क कर रहे हैं, उनके लिए बीच में कोई भी जगह नहीं है। अगर स्टार्टअप वगैरह ऐसी कोई चीज कर रहे हो, तो उनके लिए कोई जगह नहीं है इनके लिए, इस पर्टिकुलर लोन के लिए अंडर। बट आने वाले टाइम में हो जाए तो देख सकते हैं हम लोग, बट अभी के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इस लोन में फायदा क्या है? देखिए, पहली बात, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, सारा ऑनलाइन प्रोसेस, जो एक आमतौर पे आज के टाइम पे मेजर लोन प्रोसेस में हो चुका है। तो ये कोई खास या एक्स्ट्रॉर्डनरी फीचर नहीं है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली एक थोड़ा सा लोअर साइड पर है। दूसरी बात, प्रोसेसिंग फीस इसकी वेव्ड है, कुछ सर्टेन केसेस में लग सकती है 1% प्लस आपका जीएसटी या जो भी आपका एप्लीकेबल टैक्सेस होंगे उसके इसमें। और साथ में कोलेटरल फ्री आपका ये लोन रहेगा आपका, सीधा सा ये मोटी मोटी जो बात है। एसबीआई के साथ में जो एक एसएमई फाइनेंस है, वो भी आप साथ में कंसीडर कर सकते हो, अगर आपको लगता है पूना वाला फाइनेंस एक रिलायबल पार्टनर नहीं लग रहा है आपको, तो उसके लिए मैंने आपको लिंक अवेलेबल करा दी है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो।
हालाँकि क्या सिर्फ़ इंस्टीट्यूट ने यही पॉलिसी या यही अरेंजमेंट्स करें? तो जी नहीं, इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से और भी काफ़ी सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं। अगर आपने मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाना है, अपने ऑफ़िस का इंश्योरेंस करवाना है और इवन एंटीवायरस जैसी फैसिलिटीज़ और साइबर के कोई भी आपके फ्रॉड होते हैं, तो उस चीज़ों को लेकर भी बहुत सारी पॉलिसीज़ इंस्टीट्यूट के टाई अप्स हो रखे हैं। आप इन लिंक्स पर जाके चेक कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। कुछ एक जनरल बातें मैं जो आपके साथ में करूँ, जो मैं आपको रिपीट कर दूँ, सिर्फ और एम्प्लॉयमेंट से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसी के ग्राउंड पे आप इन पॉलिसी को डिसरिगार्ड मत करना। दूसरी बात, आई एम 100% श्योर इन पर्टिकुलर 5 स्लाइड में से कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपने ऑलरेडी मेजरमेंट ले रखे होंगे, मेजर ले रखे होंगे अपने पार्ट पर, सो हैट्स ऑफ टू यू। बट अगर कुछ पॉइंट पर आप लैग कर रहे हैं तो उनको डेफिनिटली आप रिफ्लेक्ट कीजिए, उसको अपना ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप किसी कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पर कुछ अलग सेगमेंट्स होते हैं, अलग पैरामीटर्स होते हैं। मोटा-मोटा फिर यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी जहाँ पर क्लेम सेटलमेंट रेशो की बात करी गई है और कितना क्लेम का अमाउंट सेटल होता है, बड़े क्लेम कम सेटल होते हैं, छोटे ज़्यादा सेटल होते हैं और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, वो सब आप एक बार देख लेना। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लग रहा है कि इनमें से किसी भी स्लाइड पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए आपको, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस किसी भी स्लाइड पर आपको कोई आपका कमेंट है या कोई भी डाउट है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप या फिर मेल भी कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट रही होगी। So thank you so much for being here, and I really thanks to the मिस्टर विवेक खुराना जी, उन्होंने जो बेसिकली मेरे को एक प्लेटफ़ॉर्म दिया बोलने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है इन सब पॉलिसीज़ के बारे में जब अपने फ्रेंड सर्कल में बात करता हूँ, तो उनमें से बहुत लिमिटेड लोगों ने ऐसी पॉलिसी ले रखी है और उनका जो पहला रिएक्शन था कि ये डेफ़िनेटली स्टूडेंट्स और बाकी जो मेंबर्स हैं, उनके पास बात कम्युनिकेट होनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। सो स्टे कनेक्टेड।